हेलो। हाँ भाभी। अरे गरिमा, यह क्या? तुमसे तो मुझे बड़ी उम्मीदें हैं और तुम ही। जी जी भाभी, मेरी बात तो सुनिए। अरे भाभी भाभी बंद करो। अब तक तैयार नहीं हुई क्या? सच में दिमाग खराब हो गया है। भाभी का फ़ोन कई बार आ चुका था। बस भाभी, बहू और बच्चे तैयार हो जाएं। इतनी देर लगती है तैयार होने में? भाभी झल्ला उठी। छोटे छोटे बच्चे हैं ना उनके, जानती तो हो ना आजकल के बच्चों को। मैंने भाभी को सफाई दी। भाभी भी क्या करती, गृह प्रवेश और बर्थडे पार्टी दोनों एक साथ ही रखती थी। और अभी तक कोई नहीं पहुंचा था। इतनी दूर से मैं यहाँ जबलपुर आ गई थी। छोटे बेटे के घर रुकी थी। बड़ा बेटा भी गुड़गांव से आ गया था, पत्नी और बेटी के साथ। तय था सुबह सब साथ चलेंगे, पर बहू के सज ही नहीं बैठ रहे थे। बड़ी जिज्जी तो यहीं थी, जबलपुर में ही। वह भी शायद अभी तक नहीं पहुंची थी। अंश ने मेरी बेचैनी भांप ली। चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ, फिर बाद में इन सबको लेकर आ जाऊँगा। बहू भी बोली, हाँ माँ, आप जाओ, कोई एक तो पहुँचे समय से। मुझे भी बात ठीक लगी। अंश ने गाड़ी निकाली और मैं पर्स लेकर बहू को जल्दी तैयार हो आने की हिदायत देती हुई गाड़ी में बैठ गई। पहुँचते ही भाभी का उल्हाना सुनने को मिल गया। घर के लोग ही जब मेहमानगिरी करेंगे तो कैसे चलेगा? कितनी सारी रस्में होनी थी, सबका खाना भी बना था। अभी क्यों आए? सीधे राज पैलेस में ही आती, जहाँ डिनर की व्यवस्था है। मैं खाऊंगी ही जब बना है तो। अब गुस्सा मत होइए प्लीज़। मैंने भाभी के गले में बाहें डाल दी। भाभी ने हाथ झटक कर कहा, रहने दो, यह दुलार ना दिखाओ, और प्लेट में इंद्रहर निकाल कर मुझे थमा दो। मेरी फेवरेट डिश है। और जीजा जी कहाँ रह गए? उन्हें भी तो तुम्हारे साथ आना था। भाभी इन्हें पूछने लगी। छोड़ो भाभी, जानती तो हो इनको। बच्चे आए हैं तो उन्हीं में मगन हैं। और फिर सुध भी तो साथ आए हैं। कहते हैं ना, मूल से प्यारा सुध। मेरी बात सुनकर भाभी जोर से हंस पड़ी। बड़ी जिज्जी का इंतज़ार ही होता रह गया। वह नहीं आई, यानी सीधे होटल पर ही पहुंचेंगी। भाभी बड़बड़ा रही थी। एक ही शहर में रहने पर यह हाल है। दूर वाले आ गए, कार्यक्रम में शामिल भी हो गए, पर पास वालों के नखरे ही नहीं मिलते। बड़ी जिज्जी को छोड़ बाकी सब पहुंच चुके थे। मैं समझ रही थी भाभी का गुस्सा जायज़ है। हम अम्मा के कमरे में बैठकर बदकही में जुटे थे। तभी अंश का फ़ोन आया। मैंने चिंता में पूछा, कहाँ रह गए? सबको लेकर आए क्यों नहीं? पापा सो गए हैं। वहाँ भी अब सारे कार्यक्रम ख़त्म हो गए होंगे। शाम को सीधे होटल में ही पहुँचते हैं हम सब। अंश का जवाब सुनकर मुझे कोफ्त हो आई। मेरे आते ही सबको थकान लग गई। और ये महाशय, कहा था मैंने साथ चलने को, पर मजाल जो बेटे बहू पोते पोती का साथ छोड़ दें। मैं तो एकदम आउटसाइडर होती जाती हूँ इन सब के बीच। शाम को जब सब तैयार होकर होटल निकलने की तैयारी में थे तो बड़ी जिज्जी अपने बेटे बहू के साथ आई, अस्त व्यस्त सी। भाभी ने उनको भी अपना उल्हाना थमा दिया। अरे कैसे आ जाती घर छोड़कर? बच्चे आए थे, कितना कुछ देखना संभालना था। जी हलकान हो गया। जी बिसूरते हुए बोली, मानो दुनिया में इनसे कर्तव्य परायण स्त्री दूसरी कोई नहीं। गरिमा के भी तो बच्चे थे साथ में, आखिर उन्हें छोड़कर यह आई ही ना। भाभी कह रही थी। दीदी ने तुरंत मुंह बनाकर भाभी को सुनाया। कहना आसान है, अपने होते तो दिखती कैसे आ जाती। भाभी का चेहरा फक्का पड़ गया। मेरा चेहरा उतर गया, आंखें पनिया गई। मैं तुरंत मुंह फेर कर बाहर निकल गई। निकलते हुए मेरे कानों में भाभी के तीखे शब्द पड़े, दीदी बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करिए। ऐसा क्या कह दिया मैंने? सच सबको कड़वा ही लगता है। दीदी ने मुंह बिचका कर कहा था। मेरा मूड खराब हो गया था। पार्टी में भी मन नहीं लगा। भाभी ने कहा भी, जाने दो गरिमा, उनकी बात का क्या बुरा मनाना। वे ऐसे ही सबको जबान के खंजर से लहूलुहान करती हैं। अच्छा है तुम यहाँ से दूर हो, मैं तो इसी शहर में हूँ। हमेशा कोई ना कोई बात सुनती रहती हूँ इनकी। इनके व्यंग बाणों पर कान दूँ तो जीना मुश्किल हो जाए। बात शायद सभी तक पहुँच गई थी। सभी कानाफूसी के साथ बड़ी जीजी की भत्सरना कर रहे थे।
मैं इस स्थिति से उकता चुकी थी। मेरे त्याग बड़प्पन के कसीदे यही लोग पढ़ते हैं। फिर समय समय पर इनमें से ही कोई बड़ी निर्ममता से मुझे कटघरे में खड़ा कर देता है। मौके ब मौके ऐसी असहजता ही मेरी नियति है। शायद लौट कर आई तो थकान होने के बावजूद आंखों में नींद नहीं थी। बगल में वंश सोया था। श्रीमान जी पिछले 2 वर्षों से अलग ही सोते थे। बेटे की शादी होने के बाद हमारा एक साथ सोना अच्छा नहीं लगता। फिर आज तो मजबूरी थी। बेटे का घर इतना बड़ा नहीं था कि सबको अलग कमरा मिले। मैं, बहू अपने बच्चों के साथ एक ही कमरे में थे। श्रीमान जी चाहते तो मेरे पास सो सकते थे, पर वह बाहर हॉल में दोनों बेटों के साथ सोने चले गईं। बड़े बड़े शादीशुदा बच्चों के सामने एक कमरे में सोना उन्हें बहुत लज्जाजनक लगता। मुझे मोहल्ले के वृद्ध चाचा चाची याद आ जाते, जो 80-82 वर्ष के थे, पर एक ही पलंग पर सोते थे। उनके घर की बहुएं मुंह पर हाथ रखकर खींखी करती, पर चाचा चाची पर कुछ असर न पड़ता। कभी कभी मुझे लगता श्रीमान जी मुझसे दूर भागने लगे हैं। मुझसे उम्र का अंतर अब उनके व्यवहार पर असर डालने लगा है। पर साथ सोने का मतलब क्या सिर्फ शारीरिक आवेगों की पूर्ति ही होती है? इस क्षण मेरा हृदय उनकी बातों के घेरे में दुबक जाने को कर रहा था। उनके हाथों की आश्वासन भरी थपकियां को अपने सिर पर महसूस करते हुए निश्चिंत होकर नींद में गुम हो जाने का कर रहा था। भले ही वो कुछ ना कहें, कुछ ना समझाए, मेरे मन को जाने, बस इतना ही। मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं हमेशा सोचने पर विवश हो जाती हूँ कि मेरा निर्णय सही था या गलत। आज इतने वर्षों बाद भी मैं कभी भी निश्चिंत होकर अपने निर्णय को सही या गलत की श्रेणी में नहीं डाल पाती। जो नियति ने आपके लिए तय कर रखा है, आपका भाग्य ही आपको उस रास्ते पर ले जाता है। शीतल दीदी को क्या हुआ था अचानक, कोई नहीं समझ पाया। बस जीजा जी का फ़ोन आया था, शीतल की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने जबलपुर रेफ़र किया है। सब घबरा गए थे। भैया, बड़ी दीदी, जीजा जी, शिप्रा और पवन जीजा जी, अम्मा पापा और सबसे छोटी मैं। जीजा जी तीनों बच्चों को साथ ले आए थे। जीजी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया गया। बच्चे घर पर थे। मैं और अम्मा संभाल रहे थे। 13 साल का अंश, 10 साल की ऋषिका और 3 साल की अंशिका, जो हर वक्त मुझसे लिपटी रहती। अंश और ऋषिका की भी मैं फेवरेट मौसी थी, जो उनके साथ क्रिकेट और फुटबॉल भी खेलती थी और उन्हें स्कूटी पर बैठाकर बाजार भी घुमा लाती थी। बड़ी दीदी के बच्चों के साथ जब झगड़े होते तो मैं ही उनकी तरफदारी में खड़ी होती। अब माँ की बीमारी से दोनों सहमे से रहते। अंशिका तो मुझसे हमेशा चिपकी रहती। वैसे भी उस पर मेरा विशेष स्नेह था। जब वह पैदा हुई थी तब से जब तक दीदी मायके में थी, उसे नहलाना धुलाना, मालिश करना, खिलाना सब मैं करती। सभी हंसते कि मेरी तो बच्चा पालने की ट्रेनिंग हो गई थी, शादी के बाद जरा भी मुश्किल नहीं आएगी। बच्चों को लेकर मैं भी गई थी दीदी से मिलने हॉस्पिटल। मुझे और बच्चों को देख दीदी के पीले चेहरे पर खुशी की एक रेखा आकर गुजर गई। दूसरे ही पल वहाँ चिंता आ पसरी। मैं दीदी का हाथ सहलाती रही। मेरे बाद इनका क्या होगा? टूटे शब्दों में दीदी के मुंह से यही निकल रहा था बारंबार। एक माँ मरते वक्त भी अपने बच्चों के लिए ही सोचती रहती है। आखिर दीदी नहीं बची। सारे घर पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। दीदी के जाने का दुख और बच्चों के सिर से माँ का साया छिन जाने का दुख। जीजा जी की दूसरी शादी आज नहीं तो कल हो ही जानी थी। मेरे से बड़ी वाली शिप्रा जीजी का भी तब तक ब्याह नहीं हुआ था। भैया अक्सर भाभी से कहते, तुम देखना दोनों को 1 साल में निपटा दूंगा। भाभी के तेवर हमेशा चढ़े रहते। शिप्रा जीजी और मैं ही घर का सारा काम करते। शिप्रा जीजी उस समय बीए में थी और मैं सेकेंड ईयर में। 2 जगह रिश्ता देखा था भैया ने। एक साथ दोनों को निपटाने के फेरे में थे। खर्चा कम होगा ऐसा तर्क था उनका। जो परिवार दीदी के लिए देखा गया था उनको मैं पसंद आ गई, अपनी सुंदरता और अच्छी कद काठी की वजह से। और जिसे मेरे लिए पसंद किया गया था
उसने दीदी को पसंद किया कि दीदी बीए पास हैं, वे लोग कहीं ना कहीं नौकरी लगवा देंगे, मुझे तो 1 साल और पढ़ाना पड़ेगा। हम दोनों बहनें अम्मा को पकड़कर रो पड़ी थीं। हम कोई भेड़ बकरी है क्या जो हमारी इस तरह जांच परख हो रही है। अम्मा अड़ गई कि इन दोनों घरों में शादी नहीं करेंगे। भैया ने खूब नाटक किया, पर अम्मा टस से मस नहीं हुई। अगली लगन में शिप्रा दीदी की तो शादी हो गई, बची मैं ही खटक रही थी भैया को। उनकी चलती तो एक ही लगन में एक ही खर्चे में दोनों बहनों से फुर्सत पा लेते। दीदी की तिरही से पहले ही जीजाजी के विवाह की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। भैया जब गांव से लौटे तो यह खबर दी और साथ में यह सलाह भी कि सोचता हूँ कि गरिमा की शादी जीजाजी से हो जाए तो ठीक है। अम्मा ने सिर पर हाथ रखा। कुछ भी कहता है यह लड़का, पर भैया तो एक चिंगारी डाल चुके थे। तीनों बच्चे मुझसे खूब हिले थे। बेटी तो मुझे छोड़ती ही नहीं थी। घर में आए दिन इस विषय की बातें होती। जीजाजी दूसरी शादी तो करेंगे ही, दूसरे घर की लड़की 3-3 बच्चों को पता नहीं अपनाएगी या नहीं। मर्द जात को भी अपनी सुविधा आराम दिखता है। नई नवेली पत्नी के नाज नखरे उसे भी बच्चों के मुंह फेरने को मजबूर कर देंगे। भाभी और बड़ी दीदी ने एक दिन मेरे सामने यह बात उठा दी, तू ही क्यों नहीं हाँ कर देती है शादी के लिए। मैं तो कुछ कह ही नहीं पाई, सारा शरीर पसीने से भीग गया। आज तक जीजाजी लोगों के सामने पड़ते भी संकोच होता था। बहुत आदर और लिहाज था उनका। पैर छूकर चाय पानी देकर हम इधर उधर हो जाते थे। अब मंझले जीजाजी को पति के रूप में स्वीकारने का दबाव समझ में नहीं आ रहा था। भैया तो हमेशा हम बहनों को देखकर चिड़चिड़ाते थे, हमें भार समझते थे। घर के वातावरण ने वैसे भी मेरी शादी के प्रति एक राहत वाली सोच दे दी थी। सभी बहनें अपने घरों में सुखी संतुष्ट थी, यह बात और आकर्षण पैदा करती। यहाँ तो मुझे हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ती। अब भाभी के नाज उठाए नहीं जा रहे थे। जाने कैसे मेरा मन बच्चों की तरफ झुक रहा था। सचमुच अगर विमाता ने बच्चों का जीना हराम कर दिया तो अंश तो मेरे भांजे से ज़्यादा मेरा दोस्त जैसा था। ननिहाल में उसका सबसे ज़्यादा समय मेरे साथ ही गुजरता। उससे छोटी ऋषिका और फिर अंशिका, इन दोनों के लिए मेरे मन में वात्सल्य भरा था। बच्चों के प्रति ईश्वर ने मेरे भीतर ममतालु स्वभाव इसीलिए भरा था कि इन तीनों को मेरी ज़रूरत पड़ने वाली थी। आखिर एकदम सादे तरीके से शादी हो गई, बिना किसी धूमधाम के। किसी ने नहीं सोचा कि मेरी तो यह पहली शादी ही है। ना मैं पार्लर जाकर सजी, ना मेरे लिए कोई विशेष खरीदारी हुई। दीदी के कपड़े जेवर तो मेरे ही हुए ना, तो फिर बेकार पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत। अभी साल भर पहले ही शिप्रा की विवाह की तैयारी सबने उत्साह से की थी। लहंगा, साड़ियाँ, जेवर, हर चीज़, सगाई से लेकर शादी तक सभी रस्में धूमधाम से हुई थी। पर अब बस खाना पूरी की गई। सगाई जयमाल सबके लिए जीजाजी ने मना कर दिया। स्टेज पर चढ़कर यह सब करते क्या अच्छा लगेगा। फेरे जरूरी थे, सिंदूरदान जरूरी था तो हुआ, और मैं विदा होकर ससुराल आ गई। जीजाजी मेरे पति परमेश्वर हो गए। बच्चों के लिए मैं उनकी मौसी ही रही। न उन्होंने कभी मुझे माँ कहा, न कभी माँ का दर्जा दिया, न इसके लिए कभी किसी ने उन्हें समझाया, मैंने भी नहीं। छुट्टियाँ ख़त्म होते ही हम शहर आ गए। शहर में संयुक्त रूप से बना घर था, जिसमें जेठानी और चाचा ससुर का परिवार रहता था। उसी में 2 कमरे में दीदी की गृहस्थी थी। हम बच्चों के साथ वहाँ गए। शहर का पुराना मोहल्ला था। आसपास कामगार परिवार थे, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते और सारा दिन आवारगी करते। आंगन में इतनी बड़ी परिवार के बीच एक ही बाथरूम था। जाने के पहले देखना पड़ता था कि खाली है या नहीं। औरतें तो सुबह ही निपट लेती, पर कभी अगर दिन दोपहर पेट में दर्द हो और जाना हो तो बहुत कुछ देखना पड़ता था। पति महोदय पूछते, कहाँ जा रही हो? बताने पर कहते, अभी रुको, आंगन में सब बैठे हैं। झांक कर देखती, जेठ के बेटे बैठे होते, जो कि
हम उम्र या 1-2 वर्ष बड़े थे। समझ जाती उनके सामने निकलना भी पति को गवारा नहीं। अंश दर्द भरे चेहरे को महसूस कर पूछ बैठता, क्या हुआ मौसी? बताती, बाथरूम जाना है पर पापा कह रहे हैं अभी मत जाऊं। सब सामने ही बैठे हैं। अंश गुस्साता, तुम जाओ तो। पापा भी बस। अंश बड़ा हो रहा था, उसका मन बाहर लगने लगा था। सारा दिन बाहर लड़कों के साथ खेलता, टोकने पर अकड़ कर कहता, नहीं पढ़ूंगा, खेलूंगा। मेरी बात एक नहीं सुनता। मुझे लगता जिन बच्चों के लिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया वह व्यर्थ ना हो जाए। गाहे बगाहे सौतेली माँ का तमगा मिल ही जाता। कुछ कहूँगी, डांटूंगी, मारूंगी तो और बुरा होगा। भैया ने हल निकाला, बोला, तुम मत कहना, मैं जीजा जी से कहूँगा। उस दिन के बाद भाई जब भी इन्हें पाता अंश के बिगड़ने का हवाला देता। जीजा जी, यहाँ माहौल नहीं है पढ़ने का, लड़का बिगड़ जाएगा। पति देव को बात समझ में आने लगी और फिर हम दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट हो गए। गांव आना जाना बना रहता। मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। 3 बच्चे थे, इन्हें ही बड़ा करना मेरा ध्येय था। गांव जाती तो वहाँ अलग सुखबुगाहट थी। जेठानियाँ अगर सुबह सुबह मुझे देख लेती तो दरवाज़ा भेड़ लेती। बांझ हैं, इतने साल हो गए अभी तक कोख नहीं हरी हुई। मैं रुआसी हो जाती, चुपचाप कमरे में आंसू बहाती। मायके गई तो अम्मा ने उदास देखकर पूछ ही लिया कि क्या बात है। मैंने टालना चाहा, अम्मा ने टाल लिया। कुछ तो है जो हमेशा खिलखिलाने वाली चंचल मैं अचानक चुप क्यों हो गई। उनकी चिंता दूसरी थी। क्या दामाद जी का व्यवहार ठीक नहीं है? उन्हें कोई शिकायत है क्या तुमसे? यहाँ भी उन्हीं की चिंता। मैं उनका और बच्चों का ठीक से ध्यान रखती हूँ ना? अपने लड़कपन में कहीं बच्चों से दुर्व्यवहार तो नहीं करती? ऐसा कुछ नहीं है अम्मा। मैं भरसक बच्चों और उनके पिता के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती हूँ। बात दूसरी है। क्या? अम्मा संशय में थी। सब लोग बांझ कहते हैं हमको, पर हम अपनी मर्जी से बच्चा नहीं चाहते। 3 ठो है तो। अम्मा सोच में बैठी रही। बाद में इनके आने पर मुझे चाय लेने भेज खुद पास बैठ गई। एक बात कहनी थी आपसे। हाँ अम्मा, आदेश करी। गरिमा के अब एक लड़का बच्चा हो जाना चाहिए। लोग अंड बंड बोलते हैं, अब तो पढ़ाई भी पढ़ चुकी। पर अम्मा, गरिमा ही तो मना करती है, 3 बच्चे तो हैं। उसमें लड़कपन है, पर आप तो समझदार हैं। मर्द मेहरारू के उम्र भर लड़कवे ही जोड़ कर रखत हैं। जब 3 बच्चे अपनी ज़िंदगी में रम जाएंगे तो वह अकेली पड़ जाएगी। कुछ समय बाद आपके अंदर भी शायद उसके प्रति प्रेम सूख जाए, वह अकेली पड़ जाएगी। औरत के लिए अपना बच्चा बहुत ज़रूरी है, एक तो हो जानी चाहिए। श्रीमान जी सिर झुकाए माँ की बात सुनते रहे। अगले ही साल वंश पैदा हो गया। उसके आते ही जीवन से सारी शिकायतें जाती रहीं। वंश घर में सबका दुलारा था। तीनों भाई बहन उसे अपने बच्चे जैसा प्यार और सुरक्षा देते। वंशिका का तो प्यारा खिलौना ही था वह। श्रीमान जी तो वैसे भी सिर्फ बच्चों के लिए ही जीते थे। वंश उनके लिए भी सबसे कीमती था। सच है, एक बच्चा बहुत कुछ बदल देता है। वंश जैसे जीवन का केंद्र हो गया। उसके आने से जीवन का खालीपन हट गया था। पहले कभी दिल में खींच भी उठती कि मैं तो बस इन बच्चों की केयर टेकर बनकर रह गई हूँ। मेरी उपयोगिता बस इन्हें पाल पोस कर बड़ा करना, इनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखना भर है। पर अब वंश के होने से मेरी हर खींच तिरोहित हो गई थी। इसी बीच नौकरी भी लग गई, शहर से 60 किलोमीटर दूर। 4 महीने के बच्चे को लेकर अप डाउन करना कितना कठिन। स्थानांतरण अपने शहर में हुआ था। वंश के स्कूल जाने तक भागा दौड़ी बनी रही। वंश स्कूल जाने लगा तो राहत हो गई। 3 बच्चे तब तक उच्च शिक्षा के लिए बाहर जा चुके थे। समय की अपनी गति होती है। बच्चे पढ़कर सेटल हो गए, उनके विवाह हो गए। ऋषिका अमेरिका में है। बहू वैसी ही है जैसी होती है। उसके रहते कभी एक कप चाय का भी सुख नहीं। वैसे तो बेटे को भी नहीं दिखता कि मुझ पर काम का कितना बोझ हो जाता है। अंश, जो पहले मेरे प्रति इतना संवेदनशील था, सबसे लड़ जाता था। अक्सर कहा कि अब अगर मेरी सग्गी माँ भी आ जाए तो कहूँगा वापस चली जाऊँ।
तुम तो जन्म देकर चली गई थी। मौसी अगर ना अपनाती तो हमारा क्या होता। वही अंश अब अपनी सारी संवेदना सिर्फ अपनी बीवी बच्चों के लिए ही रखता। सालों नौकरी करने के बाद भी सब कुछ पति और बच्चों का है। सैलरी अकाउंट की पासबुक भी श्रीमान जी के पास थे। मकान जमीन सब उन्हीं का। बच्चे पाले पर हमेशा मौसी ही बनी रही। सारी जिंदगी नौकरी की पर पैसा हाथ में नहीं। एकमात्र राहत बेटा है बस। ऋषिका जो मेरे दर्द को समझती थी वो भी 7 समंदर पार थी। सोचते हुए गहरी सांस ली मैंने। गला सूख रहा था। उठकर बैठ गई। बगल में सोते हुए वंश को देखा। सिर्फ यही है मेरा अपना। पर कब तक। कल को इसे भी बाहर जाना है, नौकरी करना है, फिर शादी, बच्चे। यही जीवन की रीति नीति है। मैं बेकार दिल को दुखी कर रही हूँ। अंश, ऋषिका, अंशिका और वंश अलग थोड़े ही हैं। मैंने जो किया अपने स्वभाव और प्रेमवश किया। किस बात का पछतावा करना। मैंने सोते हुए वंश के सिर को सहलाया। वंश को देखकर लगा शायद मैं दुधारू से कुछ तो ज़्यादा हूँ इस घर के लिए। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। चलिए साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। शिवानी बहुत ही सुंदर, सुशील और बहुत ही मेहनती स्त्री है। शिवानी को एक प्यारी सी बेटी है। शिवानी आत्मनिर्भर बन कर उसने खुद ही अब तक अपनी बेटी को पाला है। शिवानी का पति गौरव से तलाक हो चुका है। शिवानी ने तलाक यूं ही नहीं लिया। पूरे 5 सालों तक सहन करने के बाद शायद हमारा समाज इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। शिवानी गौरव से दूर अपने खुद के आशियाने में रहने लगी। आज पूरे साल भर बाद शिवानी खुशी में डूबी और थकान से चकनाचूर हुई घर में घुसी। घर में घुसते ही गोद में सोई हुई अपनी 3 वर्षीय बेटी को बेडरूम में बेड पर लिटा दिया। बच्ची नींद में कसमसाती रही, लेकिन शिवानी ने जैसे तैसे उसके कपड़े बदले। 20 मिनट बाद मैं खुद भी फ्रेश होकर रसोई समेट और अपने बेडरूम में आई तो रात के लगभग 11 बजने वाले थे। लेकिन इतनी थकावट के बावजूद भी उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज पूरे दिन की और पिछले 3-4 दिनों की भाग दौड़ ने शारीरिक रूप से उसे थका दिया था, परंतु मानसिक तौर पर वह अपने आप को बहुत ही हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। पूरा दिन नए नए लोगों के साथ मिलने जुलने में कैसे बीत गया उसे आभास ही न हुआ, और वही सब याद कर शिवानी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। इतने में उसकी फोन की घंटी बजी तो अपने विचारों का तांता टूट जाने से शिवानी हड़बड़ा उठी। सोचने लगी कि इस समय तो विवेक, जिससे शिवानी की सगाई हुई है, ही फोन कर सकता है, लेकिन वह अपने घर पर अभी कहाँ पहुंचा होगा। और फिर सगाई के बाद सभी मेहमानों को विदा कर उसने कितने अपनेपन से माँ बेटी दोनों को आश्वासन दिया था। अब कल सुबह ही फोन पर बात होगी। रात गए मैं तुम्हें फोन करके डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ, केवल मैसेज कर दूंगा कि घर पहुंच गया हूँ। अपना और हमारी बेटी का ख्याल रखना। बिस्तर से उठने की कोशिश में शिवानी ने महसूस किया कि उसकी एड़ियों में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। लंगड़ाते हुए उसने कमर सीधी की और फोन उठाया। उसे घबराहट हो रही थी कि कहीं रास्ते में विवेक की कार तो खराब नहीं हो गई, लेकिन फोन की स्क्रीन पर संध्या का नाम देख चौंक गई। आज ही की पार्टी में उससे पहली बार मुलाकात हुई थी। वही संध्या ने उसके मोबाइल फोन का नंबर मांगा था, साथ ही अपना भी दे दिया था। विवेक की एक सहकर्मी मिसेज रूपा अपने साथ अपनी छोटी ननद को भी साथ लाई थी। हेलो संध्या, शिवानी ने अपनी आवाज में सहजता लाते हुए पूछा। आप और मिसेज रूपा ठीक ठाक घर पहुंच गई थी ना? जी शिवानी जी, संध्या कुछ हिचकिचाते बोली। सॉरी, इतनी रात गए फोन कर रही हूँ। मुझसे आपका थैंक्स किए बिना रहा न गया। मैंने ना तो आपसे ना ही विवेक जी से पहले कभी मिली हूँ, लेकिन फिर भी भाभी के साथ आपने मुझे भी इनवाइट किया। नो प्रॉब्लम,
इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? जब जान पहचान हो ही गई है तो मिलते जुलते रहेंगे। शिवानी जी, आप बहुत अच्छी हो, तभी तो विवेक जी ने आपको पसंद किया होगा। और आज कि आपकी सगाई का भी इतना बढ़िया इंतजाम आपने अकेले ही किया, वो भी विवेक जी के दोस्तों के लिए, क्योंकि आपने तो अपने सिर्फ 3-4 ही मेहमान बुलाए थे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं संध्या। अब विवेक के लिए इतनी दूर से दूसरे शहर से आना जाना मुश्किल सा था। वैसे भी रेस्टोरेंट या मेन्यू वगैरह चेक करना, ये सब मोबाइल के ही जरिए सलाह मशविरा करना आसानी से हो गया। वैसे शिवानी जी, विवेक जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? और दीदी बता रही थी कि आप उन्हें सिर्फ साल भर से ही जानती हैं, और यह भी कह रही थी कि वह शादी के बाद आपके ही घर में मूव हो जाएंगे। यह सब कुछ उल्टा सा नहीं लग रहा? शिवानी को ऐसे पर्सनल प्रश्नों का उत्तर देना अजीब सा लगा, और वह भी एक अनजान सी लड़की को, जिसे वह आज ही केवल औपचारिक तौर पर ही मिली हो। इसलिए बात को आगे न बढ़ाते हुए शिवानी ने नम्रता से यह कहकर फोन बंद कर दिया कि अभी थकी हुई है, जब कभी फिर मिलेंगे तो खुलकर बातें होंगी। 3 महीने बाद जब विवेक को शिवानी की शहर में नौकरी मिल गई तो दोनों ने बहुत सादगी से 2-4 दोस्तों को बुलाकर कोर्ट मैरिज कर ली। वहां से घर पहुंचकर विवेक का सामान, जो केवल 3 सूटकेस में ही था, शिवानी ने पति से पूछकर या बताकर जहां जहां जो कुछ भी रखना था सही ढंग से संभाल कर रख दिया। परंतु शादी के कुछ दिन बीतते ही पति का आए दिन दिल दुखाने वाला रूखा सा व्यवहार देखकर शिवानी परेशान रहने लगी। बात बात पर पति धौंस जमाते हुए हमेशा कह देता, तुम तो तलाकशुदा हो और ऊपर से एक बच्ची की माँ भी। मुझे तो कुंवारी लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मैंने इस आस में तुमसे रिश्ता जोड़ लिया कि तुम्हारे पास अपना घर है, कमाती भी अच्छा हो तो पैसा भी काफी जमा कर रखा होगा, इसलिए तुमसे शादी करके अपना बिजनेस खोलने की पूरी उम्मीद लगाए बैठा था। लेकिन तुम तो कंगाल निकली, या कभी दबाव डालने लगता कि यह अपना घर बेचो और वह अपनी नौकरी छोड़कर एक पत्नी होने के नाते मेरे साथ बिजनेस में हाथ बटाओ। सुबह उठते बैठते पति कोई ना कोई बिजनेस करने की नई नई योजनाएं बनाता रहता। शिवानी इस मानसिक प्रताड़ना को सहन करते करते हीन भावना का शिकार होने लगी। उसके काम पर तो इसका बुरा प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा था, परंतु साथ ही उसकी सदा मुस्कुराती नन्ही सी भी अपनी मम्मी को हर समय मुरझाया सा देख चुप चुप डरी सहमी सी रहने लगी। शिवानी का पहला पति गौरव अपनी शराब की बुरी लत के कारण नशे में धुत होकर शिवानी को अक्सर बेरहमी से मारा पीटा करता था। इस विदेश में कोई दूर दूर का भी रिश्तेदार न होने के कारण वह अंदर ही अंदर घुट घुट कर उसके अत्याचारों को सह रही थी। लेकिन एक रात उस आदमी ने शिवानी को पीटते हुए इतनी जोर से धक्का दिया कि वह दरवाजे से टकराती हुई घर के बाहर आ गिरी। शोरगुल सुनकर पड़ोसी ने पुलिस के साथ साथ एम्बुलेंस को भी फोन कर दिया। सिर फट जाने के कारण शिवानी को अस्पताल भर्ती करा दिया गया। उस समय वह गर्भवती थी। प्रभु की कृपा से उसके गर्भ का बाल भी बांका ना हो पाया, परंतु पुलिस वालों ने सोशल सर्विस वालों को सूचित कर उसे वापस घर जाने नहीं दिया। शिवानी पढ़ी लिखी तो थी ही, इसलिए अपनी सोशल वर्कर की सहायता से वह भारत वापस आ गई और नौकरी ढूंढकर यहाँ किराए के कमरे में रहने लगी। और बच्ची होने के बाद अपना यह छोटा सा घर भी किस्तों में खरीद लिया। पति के दुर्व्यवहार के कारण वह मारपीट व पुरानी कष्टदायी बातें अब रह रहकर शिवानी को फिर से याद आने लगी। उस घरेलू हिंसा और इस मानसिक अत्याचार में अंतर यह था कि शारीरिक घाव तो शीघ्र भर जाते थे, लेकिन विवेक द्वारा पहुंचाई गई मानसिक पीड़ा व ताड़ना के कारण
शिवानी सहित उसकी बच्ची का भी जीवन असहनीय बनता जा रहा था। बहुत सोच समझकर अब वह ऐसे निर्णय पर पहुंची जो लाखों में से एक आधी महिला ले पाती है। विवेक, मैंने फैसला कर लिया है, जो आपको शायद बुरा भी लगे। मेरा व बेटी का अब आपके साथ यूं दिन रात की लड़ाई झगड़ों के बीच रहना बहुत मुश्किल हो गया है। तो क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? जैसे पहले पति को छोड़कर अपनी नई जिंदगी बसर करने लग गई थी, अब मुझे भी छोड़कर क्या पहले की तरह रह पाओगी? यह सब भूल जाओ। एक बार तलाकशुदा हुई औरत को दुनिया हमेशा बुरी नजर से ही देखता है, और तुम डबल डिवोर्सी का कलंक माथे पर लगाकर किस मुंह से दुनिया का सामना करोगी? और तो और तुम्हारी बेटी से भी रिश्ता जोड़ने का कभी कोई सोचेगा तक नहीं। अभी भी मेरे कहे पर चलोगी तो सही रहोगी। गुस्से में आग बबूला हुआ विवेक बोलता चला जा रहा था। मुझे तो घर बसाने के लिए कई मिल जाएंगी। वो मिसेस रूपा की ननंद संध्या है ना, वह अभी तक कुंवारी है। उन्होंने तो मुझे कितनी दफा हिंट भी दिया था कि यहाँ क्या कुंवारी लड़कियों की कमी है जो तुम एक बच्चे की माँ से शादी करने जा रहे हो। संध्या का नाम सुनते ही शिवानी चौंक गई। तो क्या इसीलिए उस रात संध्या ने फोन किया था? तो आपने उस समय हमारी सगाई तोड़कर संध्या से क्यों नहीं शादी कर ली? शिवानी ने भरी गले से पूछा। अरे मैं बेवकूफ था। मेरी अकल घास चढ़ने गई थी। सोचा कि कहीं कम सैलरी पाने वाली लड़की से शादी करने से कहीं मुझे भी उसकी जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। तब तो मेरा बिजनेस का सारा प्लान धरा का धरा रह जाता। अब तो संध्या का सैलरी कितना हो गया है पता है? 26 लाख सालाना। सो मेरी लाइन क्लियर। तुम भी तो अब मेरे किसी काम की नहीं रही। बस यही तो सोचकर मैं भी आपसे अलग होना चाहती हूँ। हमारी शादी की शुरुआत विश्वास व प्यार नहीं बल्कि झूठ और लालच की बुनियाद पर हुई थी। हाँ, काश आपने शादी से पहले ही अपना बिजनेस खोलने के प्लान के बारे में मुझे बताया होता। शायद उस वक्त सोच विचार कर आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने पर राजी हो जाती। अपनी बात जारी रखते हुए शिवानी बोली। और रही डबल डिवोर्सी वाले कलंक को लेकर बाकी की जिंदगी काटने की बात, तो झूठ व लालच के साथ रहने के बदले मुझे इस तरह का अकेला जीवन जीना मंजूर है। मैंने आज तक जानबूझकर कभी किसी की आत्मा को नहीं दुखाया है, इसलिए भगवान भी मेरी या मेरी बेटी का कभी बुरा नहीं होने देंगे। मुझे पूरा विश्वास है। शिवानी टूट सी गई, परंतु अपने निर्णय पर अटल रही। और फिर समय बीतते विवेक के साथ वही हुआ जो ऐसे लालची लोगों के साथ होता आया है। हर तरफ उसके विश्वासघाती होने का समाचार जंगल में आग की भांति फैल चुका था। परिणाम स्वरूप जिन कुंवारी लड़कियों के साथ फिर से घर बसाने की उम्मीद लेकर वह बरसों पहले शिवानी के घर से निकला था, अब सारा जीवन उसे अपना सा मुंह लेकर यूं ही दर बदर की ठोकरें खाकर बिताना पड़ रहा है। दूसरी ओर चूंकि शिवानी का भगवान के साथ साथ स्वयं पर विश्वास हर पल दृढ़ बना रहा, तो कदम कदम पर उसके साथ चलते हुए भगवान ने भी उसका व उसकी बेटी का जीवन मार्ग काटो रहित बनाए रखा। आज शिवानी के 2 नाती नातिन हैं। उसकी बेटी उसे माँ से अधिक एक सहेली की तरह चाहती है, और तो और उसका दामाद भी अपने माँ बाप की भांति शिवानी को भी किसी बात की कोई कमी महसूस नहीं होने देता। विवेक द्वारा शिवानी को दिया गया नाम डबल डिवोर्सी शिवानी के लिए कलंक नहीं अपितु वरदान साबित हुआ। परंतु अन्य महिलाओं का तलाक से संबंधित उसके पास परामर्श लेने पर वह उन्हें सदैव यही समझाती रही कि हो सकता है आपकी समस्या या आपकी परिस्थिति मुझसे अलग हो, इसलिए पहले से ही क्षमा मांगूंगी कि मैं इसके लिए ना तो आपको उत्साहित करूंगी या किसी तरह का सहयोग दे पाऊंगी।